नमस्कार साथियों। करंट अफेयर की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। यह श्रृंखला दृष्टि मैगजीन, क्रॉनिकल मैगजीन और घटना सार पे आधारित है। मेरे प्यारे साथियों, इस श्रृंखला में आपके आगामी एग्जाम आरओ, यूपीपीसीएस तथा अन्य एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पे डिस्कस किया जाएगा। आज हम दिसंबर माह के क्रॉनिकल मैगजीन के उस सेगमेंट का डिस्कस करेंगे जो आपके आगामी एग्जाम आरओ यूपीपीसीएस के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसमें कुरुक्षेत्र विज्ञान प्रगति और योजना शामिल है। आइए, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह शुरू होता है कुरुक्षेत्र से। आपको पता है कुरुक्षेत्र एक ऐसी मैगजीन है जो ग्रामीण भारत से संबंधित है। तो इसमें पहला पॉइंट है हरित एवं स्वच्छ ग्रामीण भारत। ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हरित एवं स्वच्छ ग्रामीण भारत से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसको देखा जाएगा। इसमें हम सारे पॉइंट को एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि इस पॉइंट से किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं और आपके लिए इसमें कौन सा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए हम पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो कुरुक्षेत्र है उसका जो पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है पंचायती राज मंत्रालय MOPR का दृष्टिकोण क्या है। बहुत ही शानदार है, स्टार का प्रश्न है, इसको बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। पंचायती राज मंत्रालय का जो दृष्टिकोण है वह संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज इसका दृष्टिकोण होता है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आइए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है 17 SDG का स्थानीकरण कर कितने विषयों में समाहित किया गया है। तो इसका सही जवाब है आपका 9 विषयों में समाहित किया गया है। ये भी आपका स्टार का प्रश्न है। आपको पता है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें 17 महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं, इसको भारत सरकार ने स्थानीकरण करके इसको 9 बिंदुओं में शामिल कर दिया है। पहली बात आप ध्यान में रखना है। और आपको ये भी पता है कि ये जो SDG है ये कब से कब 2015 से 30 के बीच लागू हुआ है। जो पेरिस समझौता हुआ था उसके बाद ही SDG की बात की गई है। इससे पहले क्या था? इससे पहले MDG था, राइट। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहिए, अगला पॉइंट कहिए। आइए देखते हैं। भारत में बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को छोड़कर कुल स्थापित नवीकरण ऊर्जा क्षमता कितनी गीगावाट को पार कर गई है। तो ये आपको याद रखना है। तो भारत में टोटल 100 गीगावाट की जो नवीकरणीय ऊर्जा है, ऊर्जा क्षमता है, वो 100 गीगावाट को पार कर चुकी है। अगला पॉइंट है भारत स्थापित नवीकरण ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया में किस स्थान पे है। तो चौथे स्थान पे है। आपको याद रखना है कि भारत में जो नवीकरण ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत चौथे स्थान पर है। ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। तो सौर ऊर्जा के मामले में 5वें स्थान पे है। अगर पवन ऊर्जा की बात की जाए तो चौथे स्थान पे भारत आता है। अगला पॉइंट है पंचायती राज मंत्रालय स्वच्छ और हरित गांव थीम के तहत कौन सा प्रयास कर रहा है। तो ये जो थीम है पंचायती राज का थीम क्या है? स्वच्छ और हरित गांव। इसके तहत पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं? पहला है प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, नवीकरण गतिविधियां, जल संसाधनों और भूमि संसाधन का प्रबंधन। मेरे प्यारे साथियों, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, याद नहीं रखना है। सारी अच्छी और सकारात्मक बातें इसके अंतर्गत शामिल हैं जो स्वच्छ और हरित गांव के लिए आवश्यक हैं। तो आप इसमें जिस भी प्रकार का प्रश्न पूछेगा, मान लीजिए आपसे यह प्रश्न पूछता है कि स्वच्छ और हरित गांव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है। ठीक है, उसमें दे दिया प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है वह दे दिया निर्वनीकरण। तो यहाँ पे यही गलत हो जाएगा क्योंकि वनीकरण शामिल है, निर्वनीकरण शामिल नहीं होगा, क्योंकि निर्वनीकरण नकारात्मक चीज़ है, वनों की कटाई नकारात्मक चीज़ होती है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, या अगला पॉइंट जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, वर्तमान में कितने प्रतिशत गाँव ODF प्लस हैं। तो ये 52% है। आप बिल्कुल स्टार का प्रश्न है, आपको याद रखना है। मिशन लाइफ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मिशन लाइफ कब लॉन्च किया गया? तो COP26 के दौरान जो ग्लासगो में हुआ था तब लॉन्च किया गया था, इसको ध्यान में रखना है। मिशन लाइफ का उद्देश्य क्या है? उपयोग और निपटान मॉडल को एक चक्रीय अर्थव्यवस्था में बदलना और सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से प्रो प्लैनेट पीपुल को शामिल करना। तो आपको ध्यान में रखना प्रो प्लैनेट पीपुल। मिशन लाइफ कब
मिशन लाइफ का बल किस बात पर होता है? तो यह सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है ना। सर्कुलर अर्थव्यवस्था का मतलब होता है चक्रीय अर्थव्यवस्था जो एक साथ चलती रहे, ठीक है। भारत का कौन सा पंचायत कार्बन तटस्थता की अवधारणा के कारण मॉडल पंचायत बन गया है? तो मीना, तो मीनानगढ़ी ग्राम पंचायत जो केरल में है, आपको याद होगा अभी हाल ही की बात है ये घटना। तो ये जो है कार्बन पंचायत तटस्थ, इस तटस्थ का मतलब ये होता है मेरे प्यारे साथियों कि जितना कार्बन का उत्पादन किया जा रहा है उतना कार्बन कंज्यूम भी कर लिया जा रहा है। तो अब वहाँ जो है तो वो तटस्थ है, यानी आप शून्य कार्बन की बात कर सकते हो। तो कार्बन का जो CO2 है वो ज़्यादा उत्पादित नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे गांव, ऐसा कौन सा गांव बना? तो वो मीनानगढ़ी ग्राम पंचायत केरल में है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। पुनरुत्थानित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए संस्थाओं की क्षमताओं को मजबूत किया जाना चाहिए। ये जो है पुनरुत्थानित ग्रामीण राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का ये उद्देश्य है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? संस्था से मतलब है जैसे जो ग्राम सभा होती हैं, ग्राम पंचायतें होती हैं, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायतें, जितनी भी हैं जो ग्रामीण संस्थाएं हैं उनकी क्षमता को मजबूत किया जाए, बेहतर किया जाए। तो इस तरह से ये आपका पहला टॉपिक समाप्त होता है। दूसरा टॉपिक कुरुक्षेत्र का है हरित विकास। दूसरा हरित विकास से संबंधित है जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है, किस विकास की संकल्पना सतत विकास को प्राप्त करने के साधन के रूप में की गई है? तो हरित विकास। हरित विकास की जो संकल्पना है वो किससे संबंधित है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास से संबंधित है। इसका मतलब क्या होता है? इसका सतत विकास का मतलब ये होता है कि आप जिन संसाधनों का उपयोग कर रहे हो उन संसाधनों का जो उपयोग है, उपभोग है, वो आपकी आने वाली पीढ़ी भी करे। इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। यानी इसको आप टिकाऊ विकास कह सकते हो, निरंतर विकास कह सकते हो, लगातार होने वाला विकास कह सकते हो। तो ये तमाम इसके अन्य नाम भी होते हैं, ठीक है। आइए इससे संबंधित अन्य पॉइंट पे हम बात करते हैं। किससे संबंधित? हम बात कर रहे हैं हरित विकास से संबंधित, ठीक है। तो अगला जो पॉइंट है वो ये कह रहा है, एक हरित गांव को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? बहुत ही शानदार है। तो आपको मेरी बात याद रखना है, आपको सकारात्मक चीज़ें देखनी है तो देख लीजिएगा, इसमें सारी सकारात्मक बातें शामिल होंगी कि एक हरित गांव को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कह रहा है स्वच्छ ऊर्जा, बिल्कुल, पर्याप्त पानी हो, बुनियादी शिक्षा हो, अच्छी स्वास्थ्य सेवा और हाइजीनिक स्वच्छता तक पहुंच के रूप में, बिल्कुल है। स्वच्छ ऊर्जा का मतलब नवीकृत ऊर्जा की बात की जा रही है, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इन तमाम चीज़ों की बात हो रही है। पर्याप्त पानी का तात्पर्य यहाँ से शुद्ध पानी से है। बुनियादी शिक्षा हो, बेसिक एजुकेशन हो, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो और हाइजीनिक स्वच्छता तक पहुँचो, सभी इसमें सकारात्मक बातें शामिल हैं। अगला पॉइंट है, नई ग्राम पंचायत विकास योजना का आदर्श वाक्य क्या है? तो कोई भी पीछे ना रहे, ये इसका आदर्श वाक्य है। एक हरित गांव के क्या क्या लाभ हो सकते हैं? बिल्कुल, क्या लाभ हो सकते हैं हरित गांव के? तो पानी की मांग 20 से 30% की कमी हो जाएगी। आप पूछोगे ऐसा क्यों है? क्योंकि जब पानी की उपलब्धता बेहतर होगी, जब पानी नल के द्वारा पहुंचाया जाएगा तो जो अनावश्यक पानी खर्च होता है वो पानी की बचत होगी। कम बिजली की मांग होगी, बिल्कुल कम बिजली की मांग होगी, क्योंकि चीज़ें समय पे और सही तरीके से अवेलेबल कराई जाएंगी, उपलब्ध कराई जाएंगी, यानी प्रबंधन अच्छा होगा। ठोस कचरे का बेहतर प्रबंधन होगा, बिल्कुल होगा। तो ये सारे इसके लाभ हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र ने पिछले वर्ष वैश्विक स्तर पर कितने लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया है? तो 70 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है नवीकरणीय ऊर्जा के तहत, ठीक है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। समग्र स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का चौथा स्थान है। इसे अभी हमने पहले देखा था, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी है कि भारत स्थापित नवीकृत ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया में किस स्थान पे है? तो चौथे स्थान पर है, ठीक है। सटीक सिंचाई प्रणाली तकनीकी क्या है? ये भी अच्छा प्रश्न है कि सटीक जो है सिंचाई प्रणाली तकनीकी क्या है। देखते हैं। किसानों को पानी के उपयोग को अनुकूलित करने और फसल की उपज में सुधार करने के में सक्षम बनाना जो है सटीक सिंचाई प्रणाली होती है। इसका तात्पर्य यह है कि जो किसान है वो पानी का सही तरीके से उपयोग करें, इसके लिए उन्हें सही उनके पास जो है संसाधन होने चाहिए, तकनीकी होनी चाहिए, साथ ही वो फसल की उपज में भी सुधार कर सकें, इसके लिए वे सक्षम हो, ठीक है। आइए आगे देखते हैं कि सोलर ट्रैप लाइट क्या होती है। सोलर ट्रैप लाइट क्या होती है? तो यह एक कीट नियंत्रक उपकरण है, इस बात को ध्यान में रखना है, जो रासायनिक कीटनाशकों की जगह इस्तेमाल होता है। बहुत ही शानदार है। अभी तक क्या होता है कि जो खेती होती है उसमें रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है,
मृदा के लिए हानिकारक होता है। तो अब उसके जगह पे सोलर ट्रैप लाइट का प्रयोग किया जाएगा जो कीट नियंत्रण करेगा, यानी अब लाइट के माध्यम से कीटों को कंट्रोल किया जाएगा, उस लाइट में कीट फिर नहीं आएंगे। अगला पॉइंट है, किस प्रकार की चारा प्रणाली घरों में मवेशियों के लिए उच्च प्रोटीन चारा उगाने में सक्षम बनाती है? ये स्टार का क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखना। तो उसका नाम है सौर हाइड्रोपोनिक। सौर हाइड्रोपोनिक ये कैसी प्रणाली है? ये एक चारा प्रणाली है जो मवेशी जो होते हैं, जो हमारे गाय भैंस होते हैं, जो दूध देने वाले पशु होते हैं, उन्हें उच्च प्रोटीन प्रदान करता है। अगला है कि 17 जून 2018 को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल द्वारा किस राज्य में मुख्यमंत्रियों और नीति आयोग के सदस्यों वाले एक समूहन का गठन किया गया है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है आपको। मध्य प्रदेश है इसमें शामिल, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है और पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा। एक तो आपसे स्टेट पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कौन सा एक शामिल नहीं है, या आपका नंबर पूछ लिया जाएगा कि कितने राज्यों के साथ समझौता हुआ है। तो टोटल 7 हैं आपसे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 राज्य हैं, 7 से शामिल किया गया है। अगला जो पॉइंट है, एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न यूपीपीएससी यानी आईएएस में कई बार पूछा जा चुका है, पीसीएस में भी इस प्रश्न पे सवाल बन चुके हैं। तो आइए देखते हैं, एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? मृदा जल और वनस्पति आवरण जैसे नष्ट हुए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, बिल्कुल संरक्षण और विकास करके वाटरशेड में पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना इसका उद्देश्य है। अगला पॉइंट है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 27 जून 2023 को कौन सा मसौदा जारी किया है? तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रूल्स 2023 को इन्होंने समझौता किया है, एक मसौदा जारी किया है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत पहचाने गए क्षेत्र कौन कौन से हैं? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है इसके तहत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो मैंने आपको बताया है कि आपको हमेशा पॉजिटिव बातें इसमें ढूंढनी चाहिए, सकारात्मक चीज़ें ढूंढनी चाहिए। देखो, वृक्षारोपण करना चाहिए, बिल्कुल, वायु प्रदूषण में कमी, जल संरक्षण, मैंग्रोव संरक्षण और पुनर्स्थापना, सतत कृषि, इको मार्क लेबलिंग, अपशिष्ट प्रबंधन, टिकाऊ निर्माण और बुनियादी ढांचा, सभी सकारात्मक बातें हैं। ये सारी बातें ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत शामिल की जाती हैं। अगला पॉइंट है, हरियाली ग्रीन विलेज पहल क्या है? हरियाली ग्रीन विलेज के बारे में पूछा गया है। ये पहल क्या है? ये बहुत ही शानदार है, आप स्टार लगा देता हूँ, स्टार का प्रश्न है। इसमें आपको देखना है, इसका जवाब हो जाएगा महिलाओं के नेतृत्व वाली नीति, बाजार प्रौद्योगिकी और वित्तीय और सामाजिक ढांचा जो है इसमें शामिल होती है। ठीक है। अगला है, हरित राजमार्ग नीति कब लागू की गई है? ये भी स्टार का प्रश्न है। ये लागू किया है 2015 में लागू किया गया था। इसके तहत क्या किया जाता है कि जो आपके हाईवेज बनते हैं, जो रोड बनते हैं, उसके किनारे वृक्षारोपण किया जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला पॉइंट है, हरित राजमार्ग जो नीति 2015 में लागू की गई, किस मंत्रालय के द्वारा? तो ये सड़क परिवहन और राज मंत्रालय के द्वारा किया गया है। हरित राजमार्ग नीति का उद्देश्य पूछा गया है, तो उद्देश्य क्या है? तो इसका समुदाय, किसान, निजी क्षेत्र और सरकारी संगठन और सरकारी भागीदारी के साथ राजमार्ग गलियारों के हरितकरण को बढ़ावा देना है। बिल्कुल, इसको बढ़ावा देना है। इसमें जो गांव के लोग होते हैं, समुदाय के क्षेत्र के लोग होते हैं, किसान हैं, निजी क्षेत्र इसमें शामिल है, साथ ही एनजीओ शामिल है, इसके अलावा सरकार भी भागीदारी निभाएगा। उन सभी के माध्यम से हरियाली को बढ़ाया जाएगा, हरितकरण को बढ़ाया जाएगा। जितने भी हाईवेज हैं उसके किनारे वृक्षारोपण किया जाता है। इस नीति, किस नीति? हरित राजमार्ग नीति के अनुसार सभी राजमार्ग परियोजनाओं की कुल परियोजना लागत का कितना प्रतिशत वृक्षारोपण और उसके रखरखाव के लिए, ये प्रश्न पूछता है। तो 1% जो है, जो भी बजट पास किया जाएगा उसका 1% किस लिए खर्च किया जाएगा? उसका खर्च किया जाएगा हरितकरण के लिए। तो ये आपका जो टॉपिक था वह समाप्त होता है, जो हरित विकास से संबंधित था। अब हम बात करेंगे हरित गाँव। ठीक है, हरित गांव से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है, SDG 5 क्या है? बहुत ही शानदार है। SDG 5 यह स्वच्छ और हरित गांव से संबंधित है। ठीक है, तो 17 SDG गोल होते हैं, जिसमें 5वें नंबर पे स्वच्छ और हरित गांव शामिल है। और आपको ये भी मैंने अभी डिस्कस किया कि 17 को कितने विषयों में स्थानांतरित कर दिया गया है? तो 9 विषयों में स्थानांतरित कर दिया गया है। अगला पॉइंट है, वृक्षारोपण, जैविक खेती, गांव के पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के संरक्षण, नए और नवीकरण ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देने वाली पहल किस गांव की विशेषता है? तो ये सारी विशेषता हरित गांव के अंतर्गत आते हैं। सारी सकारात्मक बातों पे आप
नज़र रखना। अगला पॉइंट है स्वच्छ और हरित गांव की अवधारणा में शामिल क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो आइए देख लेते हैं। अच्छी चीज़ें इसमें शामिल हो गई, खुले में शौच से मुक्ति गांव होना चाहिए, साफ और हरे भरे स्कूल होने चाहिए, आंगनबाड़ी होनी चाहिए, ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीकों से प्रबंधन किया जाना चाहिए, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए, किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा, पौधारोपण, जैविक खेती, रसायनों का प्रयोग घटना। रसायनों का जितना प्रयोग कम होगा ये पॉजिटिव सकारात्मक चीज़ है, मृदा स्वास्थ्य के लिए और साथ ही साथ हमारे आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी बातें हैं। अगला पॉइंट है मई 2023 तक हमारे देश के लगभग कितने लाख गाँव ने खुद को ODF प्लस घोषित किया है। तो 3 लाख गाँव ने अपने आप को ODF प्लस घोषित कर लिया है। किस अभियान के द्वारा गंदे पानी के प्रबंधन के लिए लगभग 22 लाख सोख पिट यानी जो गड्ढे खोदे जाते हैं बनाए गए सुजलाम के तहत किया जाता है ऐसा, ठीक है। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सुजलाम 1.0 और 2.0 के पश्चात मई 2023 में कौन सा अभियान लॉन्च किया है। तो इसको सुजलाम 3.0 लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट है देश का पहला हरित गांव कौन सा है। तो ये आपको थोड़ा सा याद में रखना है, इंपॉर्टेंट है। स्टार का प्रश्न है तो एक खोनामा जो नागालैंड है वो देश का पहला हरित गांव है। UPPCS ने इस पे प्रश्न पूछ लिया है, आप फिर भी ध्यान में रखना, RO में प्रश्न पूछा जा सकता है। 22 अप्रैल 2023 को श्रीनगर की डल स्थित में कौन सा हरित ग्राम घोषित किया गया। जो डल झील है उसकी डल जो है एक एरिया का नाम है, उसी के नाम डल झील के नाम पे है। तो वहाँ एक गांव है शोपिया गांव। तो शोपिया गांव को जो है क्या कहा गया है, हरित ग्राम घोषित किया गया। और आपको एक बात और याद हो, शोपिया नाम से एक रोबोट भी है। आइए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वह है भारत का कौन सा गांव इको फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में सराहनीय कार्य किया है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो उसका नाम है केडिया गांव। इको फार्मिंग और बिहार में है। इको फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक सराहनीय कार्य किया है। अगला पॉइंट है ग्रीन इंडिया मिशन का आरंभ कब किया गया था। आपको पता भी है ये 2014 में ग्रीन इंडिया मिशन का प्रारंभ किया गया था। और हरित ग्राम सेंटर सिस्टम किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा स्थापित किया गया है। नेचुरल रिसोर्सेस डिफेंस काउंसिल और सेल्फ एम्प्लॉयड पीमेन एसोसिएशन जिसे सेवा के नाम से जानते हैं नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के साथ मिलकर कौन सा मुहिम चला रहा है। तो हरियाली ग्रीन विलेज मुहिम चला रहा है। आइए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृषि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण है, ठीक है। इसका पहला जो पॉइंट है वह है देश की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी गांव में निवास करती है। तो 65%। ये स्टार का प्रश्न है तो बस आप ध्यान में रखना, ठीक है। कितने प्रतिशत लोग वर्तमान में गांव में हैं। तो वर्तमान में 65% लोग गांव में बसते हैं। भारत की कितनी प्रतिशत आबादी आजीविका हेतु खेतों पर निर्भर है। तो ये 47% आबादी है। भारत में कितने गाँव हैं। तो 6,40,000 भारत में गाँव हैं। तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान में रखना, ठीक है। आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट डिमांड करा है भारत की ग्रामीण आबादी 2011 में कितनी हो गई थी। तो 83.7 करोड़ आबादी जो है गांव में हो गई है, ठीक है। 83.7 करोड़ आबादी गांव में है, बाकी अन्य आबादी शहरों में है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो आप इस समय स्थिति अलग हो चुकी है। ग्रामीण महिलाओं की कार्यबल भागीदारी 11-12 में कितनी थी। 24.8 थी। वर्तमान में जो है वो कितनी हो गई है। 27.7 हो गई है, ठीक है। अगला पॉइंट है ग्राम पंचायत विकास योजना के सहयोग से ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन लाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अपनाए गए 9 विषयों में से 5वां विषय कौन है। तो हमने देखा था स्वच्छ और हरित गांव है। हमने ये भी देखा जो 17 SDG गोल है उसको अब 9 विषयों में स्थानांतरित कर दिया गया है और उसमें 5वें नंबर पे स्वच्छ और हरित गाँव है। अभी हमने पीछे ही देखा था। अगला पॉइंट है स्वच्छ गाँव हरित गाँव कितने थीम होते हैं। इसके 10 थीम होते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखना। उसके बाद आगे हम देखते हैं, कह रहा है कि स्वच्छ गांव हरित गांव के 10 कौन कौन से थीम है। तो सारी पॉजिटिव और अच्छी बातें हैं, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, सारी सकारात्मक बातें आप ध्यान में रखना। खुले में शौच से मुक्त गांव होना चाहिए, स्वच्छ और हरित स्कूल होना चाहिए, स्वच्छ और हरित आंगनबाड़ी, ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन, अपशिष्ट जल प्रबंधन, वहनी और स्वच्छ ऊर्जा, हरियाली विकास, जैव खेती को बढ़ावा, स्वच्छ और हरित जीवन का उत्सव मनाना, स्थानीय समिति को मजबूत करना व व्यापक भागीदारी को बढ़ाना है। कृषि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण किस व्यवहार को बढ़ावा देता है। जो कृषि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण किस व्यवहार को बढ़ावा देता है। तो यह पौधों जानवरों मनुष्यों और पर्यावरण के बीच परस्पर अनुकूल व्यवहार को बढ़ावा देता है। इसका मतलब होता है कि जो पौधे हैं जीव जंतु और मनुष्य के बीच में जो अंतःक्रियाएं होती हैं, जो अंतः संबंध हैं,
एक दूसरे को जो प्रभावित करते हैं उसका, उनके व्यवहार का अध्ययन करना होता है कृषि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण। आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कृषि पारिस्थितिकी कार्यों में कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं। बिल्कुल, कौन कौन सी प्रक्रियाएं इसमें शामिल होती हैं। पोषण चक्र शामिल होता है, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मिट्टी की संरचना और गुणवत्ता में सुधार, जल संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, कार्बन पृथक्करण, जैव कीट नियंत्रण, विविधीकरण, मिश्रित खेती, अंतर फसल अपशिष्ट प्रबंधन इसमें शामिल है। इसमें कुछ पॉइंट हम आपसे बता दें। पोषण चक्रण का क्या मतलब होता है। जो न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे इसमें फास्फोरस है, आप जानते हैं फास्फोरस है, आयरन है, जितने भी न्यूट्रिशन है उनका अपना चक्रण होता है। वो किस तरह मृदा से पौधों में आते हैं, पौधों से मनुष्यों में आते हैं, फिर मृदा में चले जाते हैं। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन को पता है, नाइट्रोजन आपका पता है प्रोटीन निर्माण के लिए अति आवश्यक गैस होती है, पौधों के विकास के लिए अति आवश्यक होती है। और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है किसके, मृदा में किया जाता है। फिर मृदा में नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, आपको ये बात पता है। और मिट्टी की संरचना और गुणवत्ता में सुधार, बिल्कुल स्वास्थ्य मृदा कार्ड के बारे में आप जानते हैं। जल संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, कार्बन पृथक्करण, जैव कीट नियंत्रण, विविधीकरण, मिश्रित खेती। अंतर सभी मिश्रित खेती का अर्थ होता है कि एक सीजन में एक फसल के साथ कई फसलें बोना। जैसे आपके गांव में आपको याद होगा गेहूं के साथ सरसों बोया जाता है, ठीक है, मिश्रित खेती का उदाहरण है। आइए हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है भारत सरकार द्वारा 2015-16 में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु किस योजना को लॉन्च किया गया था। परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन जैविक मूल्य श्रृंखला, इसको लॉन्च किया गया था। अगला पॉइंट है 15-16 के PKVY के माध्यम से कितने भूमि को जैविक खेती में परिवर्तित किया गया। तो 11.85 लाख हेक्टेयर भूमि को जैविक खेती में परिवर्तित किया गया। आपको याद होगा एक महत्वपूर्ण UPPCS में प्रश्न बहुत ही पहले पूछा गया था कि जो जैविक स्टेट किसे कहा जाता है, तो सिक्किम को कहा जाता है। तो अगला पॉइंट है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2018 में किफ़ायती परिवहन हेतु कौन सा पहल शुरू किया गया है। तो सतत विकल्प पहल शुरू किया गया है। क्या, सतत विकल्प पहल शुरू किया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट है PM प्रणाम कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया। ये स्टार का पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। इसका आरंभ क्या किया, जून 2023 में किया गया था। इस कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। PM प्रणाम, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य उर्वरकों के सतत और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना तथा वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने, जैविक खेती को बढ़ावा देना तथा संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी लागू कर धरती माँ को स्वस्थ रखना। कुल मिला के मृदा के स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक है। आइए देखते हैं स्वच्छ जल की ओर हम बढ़ते हैं। स्वच्छ जल अगला टॉपिक है। बात हो रही है कुरुक्षेत्र की, हम कुरुक्षेत्र डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम योजना फिर विज्ञान प्रगति डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट है विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार पानी स्वच्छता और साफ सफाई तक पहुंच में सुधार से प्रति वर्ष कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो 1.4 मिलियन, आपको याद भी है, इसका मतलब लगभग 14 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती है अगर आप स्वच्छ पानी पीते हैं, स्वच्छ पानी का इस्तेमाल करते हैं और अपने आसपास, घरों के आसपास सफाई रखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है स्वच्छ भारत मिशन का आरंभ कब किया गया था। आपको पता है 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। गांधी जी के जन्म पे ही 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था। इसका प्रतीक आपने देखा होगा स्वच्छ भारत मिशन का, गांधी जी का चश्मा है। स्वच्छ भारत का लक्ष्य हासिल करने का समय कब तक है, ये 2019 तक इसका टाइम था। जल जीवन मिशन JJM का आरंभ कब किया गया है, तो ये आपका स्टार का प्रश्न, वैसे प्रश्न पूछा जा चुका है UPPCS में, लेकिन फिर भी आप इस बात को ध्यान में रखना, RO में प्रश्न पूछा जा सकता है। 15 अगस्त 2019, ठीक है। जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया था। JJM के तहत किस वर्ष तक सभी ग्रामीण घरों, स्कूलों, आंगनबाड़ियों, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा चालू नल कनेक्शन के द्वारा जल आपूर्ति का लक्ष्य तय किया गया है, तो 24 तक, ठीक है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन किस दिन लॉन्च किया गया था, तो यह विश्व जल दिवस के दिन लॉन्च किया गया। जल से संबंधित है तो विश्व जल दिवस के दिन लॉन्च किया गया। कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स अभियान में किन 5 विषयों पर फोकस किया गया है। वर्षा जल संरक्षण यानी संचयन और जल संरक्षण, सभी जिलों में जल शक्ति केंद्र स्थापित करना, गहन वनीकरण, जागरूकता सृजन, सभी जल निकायों की गणना शामिल हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है सौर ग्राम योजना, ठीक है।
अगला टॉपिक सौर ग्राम योजना है। इसका मतलब है कि हम देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का क्या रोल है। ठीक है, पहला पॉइंट है कि भारत द्वारा किस वर्ष तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा, तो 2017 तक किया जाएगा। स्टार का प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। नेट जीरो का क्या मतलब होता है? नेट जीरो का मतलब होता है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित की जाएगी उतना ही उसे कंज्यूम कर लिया जाएगा, उसका उपभोग कर लिया जाएगा। जब उत्पादन और उपभोग दोनों बराबर होंगे, अगर दोनों को एक दूसरे में से घटा दोगे तो जीरो आएगा, इसे ही नेट जीरो कहा जाता है। अगला पॉइंट है, भारत द्वारा अगस्त 2023 तक कितना गीगावाट रूफटॉप सोलर स्थापित किया जाएगा, तो 11 गीगावाट। राइट, तो जो छतों पे जो सोलर पैनल लगते हैं उससे कितनी बिजली का उत्पादन किया जाएगा 23 तक? 11 गीगावाट। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड और झारखंड राज्य द्वारा अपनी अपनी सौर नीतियों के तहत कितने सौर गांवों का विकास तय किया गया है, तो 1000 गाँव। स्टार का प्रश्न है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि उत्तराखंड और झारखंड सरकार ने अपनी सौर नीति के तहत ये तय किया है कि हम 1000 गाँव को सौर गाँव के रूप में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगला पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के किस रूपरेखा के अनुसार बिजली तक पहुंच होना एक आवश्यकता है, वो एनर्जी प्लस के तहत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मार्च 2023 तक राज्यों में कुल कितने घरों का विद्युतीकरण हुआ, तो 2.86 करोड़ घरों का जो है अब तक विद्युतीकरण किया जा चुका है। तो अगला टॉपिक हम देखेंगे कृषि अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर है उसका प्रबंधन कैसे करना है, जितने भी अपशिष्ट होते हैं जैसे पराली वगैरह है। पहला पॉइंट है, भारत में पराली जलाने की समस्या किन राज्यों में गंभीर रूप से बनी हुई है? ये प्रश्न पूछा गया है लेकिन फिर भी पूछे जाने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली। यानी आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है, इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से पराली से ग्रसित क्षेत्र है, जिसमें देगा उत्तर भारत, उत्तर पश्चिमी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत। तो आपको याद रखना है ये मामला जो है उत्तर पश्चिमी भारत का है, उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत से संबंधित ये मामला है। अगला पॉइंट है, उत्तर भारत में पराली जलाने की समस्या मुख्य रूप से किन महीनों में होती है? ये भी थोड़ा सा ठीक ठाक प्रश्न है। वो अक्टूबर से दिसंबर माह में होता है, इसी समय धान की कटाई होती है। पराली जलाने की समस्या का मुख्य कारण क्या है? तो पहला ये देख लीजिए आ गया, खरीफ की फसलों की कटाई के उपरांत रबी फसलों की बुआई हेतु खेतों की तैयारी करना होता है। खेतों में बढ़ता मशीनीकरण तथा दुधारू व मालवाहक पशुओं की घटती संख्या भी इसका कारण है। एक्चुअल में जब संख्या घट रही है, चारा की अधिकता है, तो लोग चारा का क्या करेंगे, उसको जला देते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, 1 टन फसल अवशेषों को जलाने पर क्रमशः कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है? तो 60 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और एक्टिव गैस है। ठीक है, इसे दमघोटू गैस भी कहा जाता है। आइए आगे हम बात करते हैं। अगला पॉइंट है, फसल अवशेषों का प्रयोग किसमें किया जाता है? मृदा स्वास्थ्य सुधार में? जी हाँ, बिल्कुल किया जाता है। प्रदूषण नियंत्रण, उत्पादकता में वृद्धि के लिए? जी। टिकाऊ खेती के लिए इन सभी का प्रयोग किया जाता है। आप देखते हैं कंपोस्टिंग जिसे खाद कहते हैं, जैविक खाद कहते हैं, ये इससे संबंधित है। आइए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। अगला टॉपिक क्या है, अभी इसमें कुछ पॉइंट्स बचे हैं, उसके बाद हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें पॉइंट है, इंडोनेशिया, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, नाइजीरिया में फसल अवशेषों का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। इसका मतलब होता है जिसे हम पराली कहते हैं, जो हम यहाँ पे जला के नष्ट कर देते हैं। इंडोनेशिया, नेपाल, थाईलैंड जैसे देश ऊर्जा उत्पादन का कार्य करते हैं। भारत में भी इस पर काम चल रहा है कि जो पराली है, जो फसल अवशेष हैं, उससे ऊर्जा कैसे उत्पादित किया जाए। अगला पॉइंट है, फिलीपींस, इजराइल, चीन, भारत में फसल अवशेष प्रबंधन किस रूप में होता है? तो कंपोस्टिंग के रूप में। अभी तक भारत में ऊर्जा उत्पादन के बजाय किस रूप में होता है? कंपोस्टिंग के रूप में होता है, तो इसको आप ध्यान में रखना है। बायोमास के पायरोलिसिस प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त कार्बन युक्त उत्पाद क्या कहलाता है? उसको हम बायोचार कहते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये स्टार का प्रश्न है। ठीक है, अभी तक हमने कुरुक्षेत्र को डिस्कस कर लिया है। उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे, चाहे वह ग्रामीण हरित विकास से हो, चाहे वह हरित गांव से हो, चाहे सौर ग्राम योजना से हो, जितने भी थे सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। आइए अब हम योजना से संबंधित बात करते हैं। योजना एक महत्वपूर्ण पत्रिका है, एक महत्वपूर्ण मैगजीन है। यहाँ से प्रश्न बिल्कुल यूपीपीसीएस, आरओईआर, आईएएस में पूछे जाते हैं। तो ये देखते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को क्या कहा जाता है? उसको विश्वकर्मा कहा जाता है। प्रारंभिक कारीगरों और शिल्पकारों का मुख्य भूमिका क्या है?
इसकी मुख्य भूमिका कौशल व्यवसाय या पारंपरिक प्रशिक्षण के गुरु शिल्प मॉडल का अनुसरण करते हुए परिवारों के भीतर एवं कारीगरों और शिल्पकारों के अन्य औपचारिक समूहों के भीतर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचना है। इसका सिंपल सा मतलब है, इतना जानने की आवश्यकता नहीं है। जो परंपरागत कारीगर होते हैं, जैसे अगर कोई बढ़ई है, कोई लकड़ी का काम कर रहा है, तो उसकी आने वाली जो पीढ़ी होगी वो भी लकड़ी का काम करती है और इस तरह से उनकी कई पीढ़ियाँ एक ही काम को करती हैं। ये बात कही जा रही है। ठीक है, अगला पॉइंट है पारंपरिक कारीगरों हेतु किस योजना का शुभारंभ किया गया है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना का। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि पारंपरिक कारीगरों हेतु किस योजना का शुभारंभ किया गया है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना का। पीएम विश्वकर्मा योजना को कितने करोड़ रुपए के प्रारंभिक व्यय साथ लागू किया गया? तो 13,000 करोड़ ये स्टार है। इसमें अगर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, 13,000 करोड़ रुपए। यह योजना किस किस के संयुक्त प्रयास से क्रियान्वित की जा रही है? ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट थोड़ा क्या, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं कि पीएम जो विश्वकर्मा योजना है उसमें किसका सहयोग है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई क्या मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा वित्तीय सेवा विभाग के साथ वित्त मंत्रालय भारत सरकार का इसमें सहयोग है। तो ये सारे लोग शामिल हैं। इसमें एक प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, राइट। और आपको कथन दे देगा कि जो यह योजना है इसमें कितने करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आपसे पूछ लेगा कि इस योजना में 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यह योजना पारंपरिक कारीगरों हेतु प्रारंभ की गई है। यह योजना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय एवं वित्तीय सेवा विभाग तथा वित्त मंत्रालय के सहयोग से चलाई जा रही है। 3 स्टेटमेंट दिएगा, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इस तरह से भी प्रश्न आपसे बन सकता है, तो आपको इससे संबंधित सभी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अगला जो पॉइंट है वो पीएम विश्वकर्मा योजना कब तक के लिए लागू की गई है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार। ठीक है, तो ये 27-28 तक लागू की गई है, आपको ध्यान में रखना है। तो 2 चीज़ आपको इसमें, अगर वन लाइनर प्रश्न बनता है तो एक तो ये बनेगा कि पीएम विश्वकर्मा योजना कब तक, 27-28 तक, और ये वो पूछ सकता है कि इसमें कितना खर्च आ रहा है, तो 13,000 करोड़। और तीसरा प्रश्न वन लाइनर में बनेगा किसके लिए है, तो पारंपरिक कारीगरों के लिए है। ठीक है, पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कितने घटक शामिल हैं? तो 6 घटक शामिल हैं, ये भी ध्यान में रखना है। ये कौन कौन से 6 घटक हैं? आईडी कार्ड है, कौशल उन्नयन है, टूल किट्स प्रोत्साहन है, डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहन है और विपणन समर्थन, ये शामिल हैं। तो आपको इसको ध्यान में रखना। सूर्य मिशन, सूर्य मिशन से संबंधित आइए डिटेल में देखते हैं कि सूर्य मिशन क्या होता है। सूर्य का अध्ययन करने वाले पहला अंतरिक्ष अभियान है जिसे सूर्य मिशन कहता है। इसका नाम है आदित्य एल1 है। आदित्य एल1 को जिस प्रभामंडल में रखा जाएगा वह पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर है? तो 1.5 मिलियन किलोमीटर वह दूर है। ठीक है, तो 1.5 मिलियन यानी 15 लाख किलोमीटर दूर है। सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा और सबसे बड़ा पिंड कौन सा है? तो ये सूर्य है, अपना सूर्य है। सूर्य की अनुमानित आयु कितनी है? तो 4.5 अरब वर्ष सूर्य की अनुमानित आयु है। ठीक है, सौर मंडल के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का स्रोत तो सूर्य है। किस पिंड का गुरुत्वाकर्षण सौर मंडल के सभी वस्तुओं को एक साथ बांधे रहता है? तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बांधे रहता है। सूर्य के मध्य क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम कोर के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे है कोर में कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है? तो परमाणु संलयन होता है। एक होता है परमाणु संलयन होता है, एक होता है परमाणु विखंडन होता है। परमाणु संलयन में हाइड्रोजन के 2 अणु आपस में जुड़ते हैं और परमाणु विखंडन में क्या होता है, अणु हाइड्रोजन के जो अणु होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, टूटते हैं। तो विखंडन का मतलब टूटना होता है, संलयन का मतलब जुड़ना होता है। सूर्य का दृश्य सतह किस नाम से जाना जाता है? उसको फोटोस्फीयर कहते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना कि सूर्य का जो दृश्य सतह है जो आपको दिखाई देता है उसे हम फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। अगला जो पॉइंट है वो टॉपिक है वो है अंतरिक्ष सुविधाएं हैं। हम पत्रिका डिस्कस कर रहे हैं आपसे योजना। इसका जो पहला पॉइंट है महत्वपूर्ण है। भारत में अंतरिक्ष गतिविधियों का आरंभ किस संस्था की स्थापना के साथ आरंभ हुआ था? तो है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इसको इंक्विस्पार कहा जाता है। तो TERLS का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका थुम्बा भूमध्य रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, 1969 में हुई थी। ठीक है,
भारत सरकार द्वारा कब अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया था? तो जून 1972 में किया गया था। ये भी बेसिक क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। अंतरिक्ष आयोग किस उद्देश्य के साथ कार्य करता है? तो इसका जो अंतरिक्ष आयोग है, इसका उद्देश्य देश के सामाजिक आर्थिक लाभ के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग और विकास है तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की नीतियों का निर्माण किया जाए। इसका अर्थ है कि हमारी अंतरिक्ष नीतियाँ इस प्रकार हो कि देश को अधिक से अधिक लाभ आर्थिक हो। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। VSSC के प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से हैं? जैसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, PSLV भू समकालिक जियो सिंक्रोनल प्रक्षेपण यान, रोहिणी साउंडिंग रॉकेट प्रक्षेपण यान मार्क 3, गगन रीयूजेबल रॉकेट आदि इसके महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। URL उपग्रह केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है। इसरो उपग्रह एकीकरण और परीक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना कब की गई थी? तो 2006 में की गई थी। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र क्या है? इसरो का एक प्रमुख अनुसंधान और विकास केंद्र होता है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पे है? तो ये अहमदाबाद में है। मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र का गठन कब किया गया? तो 2019 में इसका किया गया, प्लान बनाया गया है। ठीक है, मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र का संचालन कहाँ से किया जाएगा? इसरो के मुख्यालय परिसर से किया जाएगा। इसरो प्रोपल्स कॉम्प्लेक्स कहाँ अवस्थित है? तो ये महेंद्रगिरी अवस्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो लॉन्च वाहनों और उपग्रहों के लिए जड़त्वीय प्रणालियों के डिजाइन और विकास के लिए कौन जिम्मेदार है? इसरो जड़त्वीय प्रणाली इकाई इसके लिए जिम्मेदार होती है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो DOS की एक स्वायत्त इकाई है, कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। तो ये बातें आप अंतरिक्ष स्पेस कार्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को हमने डिस्कस किया। अब आइए हम सड़क अवसंरचना की बात करते हैं। रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है सड़कों की लंबाई की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। स्टार का प्रश्न है, आप ध्यान में रखना। सड़कों की लंबाई की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पे कौन सा देश है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। दूसरे स्थान पे भारत है। 1991 से 2019 तक कुल सड़क लंबाई की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर कितनी प्रतिशत थी? तो 3.64% इसकी वृद्धि दर थी। पिछले 28 वर्षों में लगभग कितने किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई हैं? तो 40 लाख किलोमीटर मात्र 28 वर्षों में नई सड़कें बनाई गई हैं। आइए सड़क से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। 31 मार्च 2023 तक राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? ये स्टार का प्रश्न है, आप ध्यान में रखना। तो ये पूरा है मेरे ख्याल से 1,44,995 किलोमीटर है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। 2011 से 2023 तक राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई में कितने गुने की वृद्धि हुई? तो 2 गुने की वृद्धि हुई। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितने गुने की वृद्धि हुई? तो 2 गुने की। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं 2001 में ये चालू की गई थी। इस योजना की विशेषता है कि ये जो गांव के जो मुख्यालय है, ये जो गांव को जोड़ती है, इसमें स्पेशल है कि 1000 जनसंख्या वाले गाँव में ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनती है। आपको पता है ये अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना थी। ठीक है, अगर कोई पहाड़ी क्षेत्र है, कोई दूर दराज का क्षेत्र है, तो वहाँ की जनसंख्या गांव की कितनी होनी चाहिए? 500। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। भारत की कुल सड़क लंबाई का कितना प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण सड़कों का है? तो 70%, सबसे ज़्यादा ग्रामीण सड़कें हैं। नागपुर योजना 1943 से 1963, बम्बई योजना 1961 से 81, लखनऊ योजना 81 से 2001 किसी से संबंधित है? तो ये सड़क योजना से संबंधित है। ये स्टार का प्रश्न है। कई बार ये प्रश्न पूछा है कि लखनऊ योजना का संबंध है तो सड़क विकास से। नागपुर योजना, बम्बई योजना, लखनऊ योजना, इन सभी का संबंध सड़क विकास से है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को कब आरंभ किया गया? तो 1995 में इसको प्रारंभ किया गया। भारत की 2% सड़कें कितने प्रतिशत यातायात में योगदान देती हैं? तो 40% यातायात में योगदान देती हैं। ये 2% सड़कें कौन सी हैं जिसे आप NH नेशनल हाईवे के नाम से जानते हैं? आइए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि 1996 में राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है, आपको ध्यान में रखना है। NHAI के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना कब आरंभ किया गया था? तो ये 1998 में। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से ग्रामीण सड़कों पर ध्यान देने का प्रमुख कारण क्या था?
ठीक है। पहला है वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर कनेक्टिविटी के लिए गांव का चयन, बिल्कुल। विश्व बैंक सहित स्वतंत्र एजेंसियों की निगरानी। तीसरा है परियोजना को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बजाय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन रखा गया है। अगला पॉइंट है अगस्त 2030 तक भारत में कितने किलोमीटर एक्सप्रेसवे परिचालन में है? तो 5000 किलोमीटर जो है एक्सप्रेसवे इस समय परिचालन में है। स्टार का प्रश्न है। दिसंबर, और अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक एक्सप्रेस वाला जो स्टेट कौन सा है, तो वह उत्तर प्रदेश है। दिसंबर 2012 में इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग के लिए किस कंपनी की स्थापना की गई थी? तो भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड, इसकी स्थापना 2012 में की गई थी ताकि इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग की जा सके, ठीक है। आइए सड़क से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हमने देखी, अब हम रेल अवसंरचना की बात करेंगे, ठीक है। रेल से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। 1853 में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? आपको याद है, मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर पहली रेल चली थी। वर्तमान में भारतीय रेल मार्ग कितने किलोमीटर है? तो 68,013 किलोमीटर है टोटल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भारतीय रेलवे नेटवर्क को कितने जोन में बांटा गया है, ये भी प्रश्न पूछता है। तो टोटल 17 जोन है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल के कुछ ट्रैक किलोमीटर का कितना प्रतिशत विद्युतीकृत हो चुका है? तो 78.46% विद्युतीकृत किया जा चुका है। बहुत ही कम बचा है, मात्र लगभग 22 या 21 दशमलव कुछ प्रतिशत ही जो है ट्रैक ऐसे हैं जो अभी भी डीजल से चलते हैं, बाकी सबका विद्युतीकरण किया जा चुका है। रेलवे योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यातायात की अनुमानित यात्रा को ले जाने और अर्थव्यवस्था की विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए परिवहन बुनियादी ढांचे का विकास करना रेलवे योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला पॉइंट है भारतीय रेलवे का अनुसंधान एवं विकास विंग की अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन कहाँ अवस्थित है मेरे प्यारे साथियों? तो ये लखनऊ में स्थित है। ये स्टार का प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। पृथक्करण कन्वेंशन के कारण किस वर्ष रेलवे बजट को संसद में अलग से प्रस्तुत किया गया था? तो ये आपको महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। 24 और 25 है, ये मैं लगा दे रहा हूँ। ये स्टार का प्रश्न है, पूछा जाएगा। पृथक्करण कन्वेंशन के कारण किस वर्ष रेलवे बजट को संसद में अलग से प्रस्तुत किया गया था? तो 1924 और 25 में अलग से प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। और उसके बाद से लगातार रेलवे का बजट अलग आता था और भारत सरकार का बजट अलग आता था। और अभी हाल ही में भारत सरकार ने रेलवे के बजट को भी अपने बजट में शामिल कर लिया है। किस वर्ष रेलवे बजट को आम बजट में मिलाया गया? तो ये 17-18 दोनों प्रश्न यहाँ पे आपको मिल गए हैं। तो अलग किया गया था 24-25 में रेलवे बजट को आम बजट से, और रेलवे बजट को आम बजट में कब मिलाया गया? तो ये 17-18 के बजट में मिलाया गया, ठीक है। आइए और कुछ देखते हैं रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और लेते हैं। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थलों को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से कौन सी थीम आधारित ट्रेन का शुभारंभ किया गया है? तो भारत गौरव ट्रेन को संचालित किया जा रहा है। यह आपके जितने भी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं, जैसे रामायण से संबंधित स्थल है, बौद्ध से संबंधित जो सर्किट है, रामायण सर्किट है, तमाम ये भारत गौरव ट्रेन चलती है, ठीक है। अगला पॉइंट है सरकार द्वारा भारतीय रेल के लिए कौन सी योजना तैयार की गई है? तो राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की गई है। राष्ट्रीय रेल योजना का उद्देश्य क्या है? परिचालन क्षमताओं और वाणिज्यिक नीति पहल के आधार पर रणनीति तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। भारतीय राष्ट्रीय रेल योजना का विजन क्या है? तो क्षमता बुनियादी ढांचा का विकास करना और मांगों के अनुसार रेल माल ढुलाई हिस्सेदारी बढ़ाना। तो हमेशा उद्देश्य जब भी पूछा करें तो उद्देश्य हमेशा ज़्यादातर सकारात्मक होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो राष्ट्रीय रेल योजना कब तक? 2030 तक इसका टारगेट है, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है पहली वंदे भारत एक्सप्रेसवे 15 फरवरी 2019 को कहाँ से कहाँ चलाई गई थी? तो नई दिल्ली टू कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी मार्ग पे चलाई गई थी पहली वंदे भारत। वर्तमान में बहुत सारी वंदे भारत योजना चल रही हैं, अब तो दिल्ली से कश्मीर के लिए भी लॉन्च कर दी गई है। वंदे भारत एक्सप्रेसवे समय को कितने प्रतिशत तक कम कर सकती है? तो ये 24 से 45% जो है आपके टाइम कंज्यूम कर सकती है, आपके टाइम को बचा सकती है। वंदे भारत एक्सप्रेस कितने प्रतिशत तक विद्युत ऊर्जा का बचत करती है? तो ये 30% ऊर्जा का भी बचत करती है। 28 जुलाई 2023 तक कितने वंदे भारत ट्रेन सेवाएं भारतीय रेल द्वारा परिचालित की जा सकती हैं? तो 50 वंदे भारत का जो है अनुमान है कि जुलाई 2023 तक शुरू हो जाएंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कुछ और देख लेते हैं, रेलवे से संबंधित है।
अच्छा, समाप्त हो गया। अब बंदरगाह स्टार्ट होता है। बंदरगाह से संबंधित जितने महत्वपूर्ण पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उन सारे पॉइंट को हम देखते हैं। गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर का लक्ष्य क्या है? एकीकृत समुद्री क्षेत्र के विकास में तेजी लाने के लिए समुद्री सेवा प्रदाताओं, वित्तीय संस्थानों, संबंधित सरकारी नियामक एजेंसियों और शिक्षाविदों को एक साथ लाना गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर का लक्ष्य है। अगला पॉइंट है गुजरात किन किन उद्योगों का केंद्र है? तो वहाँ पे रसायन उद्योग, पेट्रोकेमिकल उद्योग, डेयरी उद्योग, फार्मास्यूटिकल उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी मिट्टी के चीज़ें, कपड़ा, रत्न आभूषण और इंजीनियरिंग। इसके बाद अगर मैं आपसे बताऊं तो हीरा का भी प्रमुख काम होता है गुजरात में। ठीक है, अगला पॉइंट है गुजरात में कुल कितने बंदरगाह हैं? तो 49 बंदरगाह हैं, आपको याद रखना है। 49 बंदरगाह हैं। गुजरात के सभी बंदरगाह किन क्षेत्रों में फैले हैं? तो दक्षिणी गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्रों में फैले हुए हैं। गुजरात 2023 में कितने गीगावाट स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता के साथ अग्रणी स्थानों पे है? तो 37.35 गीगावाट के साथ ना अग्रणी स्थान पे यानी पहले स्थान पे है। तो आपसे प्रश्न घुमा के पूछ सकता है कि जो है बिजली उत्पादन क्षमता में सबसे पहले नंबर पे कौन सा स्टेट है? तो गुजरात है, आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो राज्य में कितने गीगावाट की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता है? किसमें राज्य में? मतलब गुजरात में तो 9.21 गीगावाट की है। किस राज्य में? नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने नीली अर्थव्यवस्था और नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अपतटीय पवन फार्मों का प्रस्तावन का तमिलनाडु और गुजरात में किया गया है। ये स्टार का प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है कि जो नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने क्या किया? नीली अर्थव्यवस्था। नीली अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जो समुद्र है, समुद्र से संबंधित जो भी संसाधन है, जो भी चीज़ें हैं जो समुद्र में, जो हम फिशरिंग कर सकते हैं, एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं समुद्र में, तो उससे संबंधित सी एग्रीकल्चर की बात की जाती है इसमें। ठीक है, तो तमिलनाडु और गुजरात को शामिल किया गया है। आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि किस बंदरगाह में 2025-30 की अवधि में ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया का प्रस्ताव किया गया है? बहुत ही शानदार, आपको स्टार का प्रश्न है। तो कांडला, पारादीप और तूतीकोरन जो बंदरगाह है, कांडला कहाँ पे है? गुजरात में, पारादीप उड़ीसा आपको पता है, और तूतीकोरन तमिलनाडु। आपको याद रखना है यहाँ पे क्या किया जाएगा? ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया प्रस्तावित है। ठीक है, अगला पॉइंट है वर्तमान में गुजरात में कितने चालू जहाज निर्माण यार्ड हैं? तो 9 हैं। भारत सरकार की जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति का उद्देश्य क्या है? 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2026 के बीच हस्ताक्षरित जहाज निर्माण अनुबंधों के लिए भारतीय शिपयार्डों को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आइए आगे हम बात करते हैं। आगे पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है बंदरगाह से किस नीति के तहत बंदरगाहों के विकास को औद्योगिक विकास, बिजली उत्पादन और बुनियादी ढांचे के विकास के साथ एकीकृत करती है? तो बंदरगाह नीति 1995 के तहत। ठीक है, तो ये स्टार का प्रश्न है, हम ध्यान में रखना। बंदरगाह पोर्ट मास्टर प्लान 2047 के तहत शामिल परियोजनाएं कौन कौन सी है? तो इसमें शामिल है बंदरगाह आधुनिकीकरण, बंदरगाह कनेक्टिविटी, बंदरगाह आधारित प्रौद्योगिकी, तटीय सामुदायिक विकास, तटीय शिपिंग और अंतर देसी जल परिवहन इसमें शामिल है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो हम विजन डिस्कस कर रहे हैं, विजन से संबंधित जो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है यूनिट मॉल। आइए हम आगे देखते हैं यूनिटी मॉल। जो यूनिटी मॉल को किन वस्तुओं के लिए तैयार किया गया है इसको हम देखते हैं। यूनिटी मॉल को, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण है उसको हम देखेंगे। ठीक है, यूनिटी मॉल को किन वस्तुओं के लिए तैयार किया गया है? एक जिला एक उत्पाद, भौगोलिक संकेतक वाले उत्पादों और स्थानीय स्तर पर बनाए गए हथकरघा और हस्तशिल्प वस्तुओं से संबंधित यूनिटी मॉल है। तो ये आपका स्टार का प्रश्न है, आपको याद रखना है। आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आ जाता है कि यूनिटी मॉल के अंतर्गत क्या शामिल है। तो यूनिटी मॉल के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, तो आपको याद रखना है एक जिला एक उत्पाद, भौगोलिक संकेतक जीआई टैग जिसे कहते हैं, वे उत्पाद, स्थानीय स्तर पर बनाए गए जो हथकरघा जो हाथ से बनाए जाते हैं, हस्तशिल्प, ये सब यूनिटी मॉल में शामिल हैं। आइए हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है
किस वित्तीय वर्ष में प्रत्येक राज्य में यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी? ये 23-24 है, सारे स्टार के हुए। इसमें यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ये आपको सारी बातें याद रखनी है। यूनिटी मॉल में क्या शामिल किया गया हमने देख लिया। यह जो है किस वित्तीय वर्ष में किस बजट में शामिल किया? 23-24 बजट में इसकी बात आई है। अगला पॉइंट, एक जिला एक उत्पाद पहल का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना, रोजगार की संभावनाएं पैदा करना, आर्थिक असमानता घटाना और भारत के हर जिले में समान क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करना है। भौगोलिक संकेत किसे दर्शाता है? किसी उत्पाद के उद्गम देश, बिल्कुल जीआई टैग, उत्पाद की गुणवत्ता और स्पष्ट भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाता है। अगला पॉइंट है कि प्रत्येक यूनिटी मॉल में कम से कम कितने वाणिज्यिक स्थान होने चाहिए? तो 36 वाणिज्यिक स्थान होने चाहिए। स्टार का प्रश्न है, तो यूनिटी मॉल से एक प्रश्न आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा आरओ, यूपीपीसीएस या अदर किसी भी एग्जामों में, इवन यूपीएससी में भी मिलेगा। अगला पॉइंट है, किन 8 राज्यों में वित्त मंत्रालय द्वारा यूनिटी मॉल के लिए डीपीआईटी की सिफारिशों के आधार पर मंजूरी प्रदान की गई? तो असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल है। आपको ध्यान रखना है कि इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार शामिल नहीं है, तो आपके विकल्प में हो सकता है। और आपको दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि कुल कितने राज्य हैं? तो 8 राज्य हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है कृषि अवसंरचना की हम बात करेंगे। ठीक है, आपको पता है हम योजना डिस्कस कर रहे हैं, योजना में हम एक ही टॉपिक पे डिटेल से डिस्कस करते हैं। कृषि अवसंरचना, पहला पॉइंट है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कितने किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह अन्न प्रदान किया गया? तो 10 किलोग्राम प्रदान किया जाता है। स्टार का प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। अप्रैल 2020 से दिसंबर 2022 की अवधि के दौरान नियंत्रित एनएफएसए के अतिरिक्त केंद्रीय खाद्य भंडार से कितने अनाज का वितरण किया गया? तो 104.3 मिलियन मीट्रिक टन अनाज का वितरण किया गया है। 2020-21 से 2022-23 की अवधि में भारत द्वारा औसतन कितने चावल का निर्यात किया गया? तो 19.83 मिलियन मीट्रिक टन चावल का निर्यात किया गया है। वैश्विक चावल निर्यात में भारत की कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है? तो ये आपका स्टार का प्रश्न है। तो आपका कितने प्रतिशत? 40% की हिस्सेदारी है, यानी जितना चावल विश्व में निर्यात होता है उसमें 40% चावल अकेले भारत निर्यात करता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन 22-23 में कितना हो गया है? ये भी आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो 22-23 में 330 मिलियन टन जो है खाद्यान्न उत्पादन हो चुका है। अगला पॉइंट है, फसल कटाई के बाद प्रबंधन में सहायता तथा आधुनिक कृषि अवसंरचना के विकास हेतु किस कोष से सहायता प्रदान की जाती है? तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं, कृषि अवसंरचना कोष से सहायता प्रदान की जाती है, आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है, कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत अवसंरचना निर्माण हेतु 2 करोड़ तक कितने प्रतिशत से कम दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा? तो 6%। तो इसके तहत जो ऋण दिया जाता है वो लगभग 6% कम से कम ब्याज दर पे दिया जाता है। ठीक है, आइए इससे संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं देखते हैं। अगला जो बिंदु है, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल कब से प्रारंभ किया गया है? तो ये स्टार का प्रश्न है। ये आपका 21 और 22 से शुरू किया गया, आपको ध्यान में रखना है। 19-20 में फसलों की बुआई का शुद्ध क्षेत्रफल कितना था? तो 139.9 मीट्रिक हेक्टेयर था। ये भी इंपॉर्टेंट है। उर्वरकों का प्रयोग 1950-51 में 0.5 किलोग्राम हेक्टेयर से बढ़कर 19-20 में कितना हो गया? तो 140 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया है। यह विचारणीय प्रश्न है, इसीलिए उर्वरक जो हैं या कीटनाशक हैं उनको कमी पे सरकार जोर दे रहा है, क्योंकि 1950 में जो 0.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थे वो 140 किलोग्राम हो गए हैं। 19-20 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना मिलियन हेक्टेयर हो गया है? तो 53.59 मिलियन हेक्टेयर शुद्ध सिंचित क्षेत्र हो गया है। कमांड एरिया विकास कार्यक्रम कब लागू? 74-75। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और हमेशा इसकी संभावना बनी रहती है। कमांड एरिया विकास कार्यक्रम 74-75 में क्या किया गया था? लागू किया गया था। त्वरित सिंचाई कार्यक्रम कब लागू किया? बहुत ही शानदार, 1997 में। ये भी महत्वपूर्ण है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र 1950-51 में 17.55% से बढ़कर 19-20 में कितना हो गया? तो 53% भारत में शुद्ध सिंचित क्षेत्र हो गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब लागू की गई थी? तो 15-16 में लागू की गई थी। भारत सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग 1965 में। ये तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बहुत बार पूछे गए हैं, पूछे जाने की हमेशा संभावना रहती है। तो इस आधार से आप देख सकते हो कि जो मैगजीन होती है कुरुक्षेत्र, हमने देखा डिस्कस किया कितना इंपॉर्टेंट मैगजीन है। अब हम योजना देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण मैगजीन है। कृषि लागत और मूल्य आयोग हर साल, आइए आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं कि कृषि लागत और मूल्य आयोग हर साल बुआई के मौसम से कितने वस्तुओं के लिए न्यूनतम एमएसपी की बात चल रही है, कितने एमएसपी का निर्धारण करता है। पूछा गया प्रश्न, 23 ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका एमएसपी निर्धारित किया जाता है। कौन निर्धारित करता है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग किया जाता है। इसके द्वारा 23 की जाती है, वैसे टोटल 24 है। ठीक है, तो जिसमें गन्ना शामिल नहीं होता, गन्ना के लिए वित्त मंत्रालय है, अलग विभाग है, वित्त विभाग। आईटी प्रौद्योगिकी की उपलब्धता के साथ राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम कब लॉन्च किया गया था? 14 अप्रैल 2016 को जो है ई नाम लॉन्च किया गया था। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है ना। वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की अब हम बात करते हैं। ये अगला टॉपिक है, बहुत ही शानदार है। इससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, इन्वायरमेंट से संबंधित। भारत में किस वर्ष G20 फोरम की अध्यक्षता की? तो 23 में भारत ने G20 फोरम की अध्यक्षता की। G20 क्या है? 19 देशों और यूरोपीय संघ का क्या होता है? समूह होता है। G20 वैश्विक व्यापार का कितना प्रतिशत योगदान करता है? तो ये 75% योगदान करता है पूरे वैश्विक व्यापार का। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत G20 का हिस्सा है? यह 85% है पूरे GDP का। 1999 में G20 के गठन के पीछे मुख्य कारण क्या था? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना। जो वित्तीय स्थिरता है उसको बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसका मतलब यह है कि आपको एक प्रश्न यहाँ और मिल गया कि G20 की स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में हुई थी। आइए आगे बढ़ते हैं, G20 से संबंधित तमाम प्रश्नों को देखेंगे। भारत की G20 की अध्यक्षता किस पर आधारित थी? तो वसुधैव कुटुंबकम, आपको याद है, एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य पे आधारित थी, इसकी थीम थी। G20 देशों के लिए एजेंडा पर अपनी सहमति प्रदान की थी। सतत विकास 2030 तक इन्होंने एजेंडा जो है हमने देखा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उस पर इन्होंने अपनी सहमति प्रदान की थी। ठीक है, G20 की अध्यक्षता में कौन सा स्टार्टअप आरंभ किया गया? तो स्टार्टअप 20 आरंभ किया गया है। ये आप स्टार का प्रश्न है, ध्यान में रखना है। स्टार्टअप 20 आरंभ किया गया। स्टार्टअप 20 के 5 कार्यबल कौन से हैं? तो फाउंडेशन, एलायंस, वित्त, समावेशन और स्थिरता, ये आपको याद रखना है। भारत विश्व में किस स्टार्टअप इकोसिस्टम के पायदान पे है? तो तीसरे नंबर पे स्टार्टअप में आता है। भारत में कितने यूनिकॉर्न और स्टार्टअप हैं? तो आपको याद है, यूनिकॉर्न का मतलब होता है जो 10,000 करोड़ की कंपनी हो जाए उसको यूनिकॉर्न कहते हैं स्टार्टअप। यह 10,89,000, इसमें 1,08,98,000 इसमें शामिल हैं। आइए अगला देखते हैं, G20 की यात्रा का अंतिम चरण क्या है? तो द कम्युनिक अंतिम चरण है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ये समाप्त होता है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के बारे में हम देखते हैं, बहुत ही शानदार है। इससे भी प्रश्न आता है 2025 तक आत्मनिर्भर प्राप्त करने तथा 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने हेतु किस प्रकार के संरचना के निर्माण की आवश्यकता होती है? तो मल्टी मॉडल और अंतिम दूरी तक कनेक्टिविटी की बात की जा रही है इसमें। पीएम गति शक्ति को कब से प्रारंभ किया गया था? अक्टूबर 2021 में पीएम गति को लॉन्च किया गया है। पीएम गति शक्ति किसका अनुसरण करता है? तो यह समग्र सरकार के विजन सहकारी संघवाद की बात करता है। संघवाद का मतलब होता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों साथ में मिलकर काम करें। पीएम गति शक्ति का उद्देश्य क्या है? तो मल्टी मॉडल, संपर्कता, लॉजिस्टिक्स, दक्षता में सुधार और देश में लोगों, वस्तुओं और सेवाओं का निर्बाध आवाजाही। पीएम गति शक्ति कितने मंत्रालयों को एक साथ लाती है? तो ये 27 मंत्रालयों को एक साथ लाती है। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। इस तरह से हमने कुरुक्षेत्र और योजना से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे विज्ञान प्रगति की। तो आइए देखते हैं विज्ञान प्रगति के सारे महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं, जो बिंदु हैं। पहला हमें एक सप्ताह एक प्रयोगशाला, इसके बारे में हम देखेंगे कि एक सप्ताह एक प्रयोगशाला कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो CSIR के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। एक सप्ताह एक प्रयोगशाला कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है? तो विज्ञान संचार और विज्ञान नीति के साथ सार्वजनिक जुड़ाव को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होता है। राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान की औपचारिक स्थापना कब की गई थी? तो 14 जनवरी 2021 में इसकी स्थापना की गई थी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, स्टार का प्रश्न है। एक सप्ताह एक प्रयोगशाला कार्यक्रम का आयोजन कब से कब तक किया गया था? तो 11 सितंबर से 16 सितंबर 2023, 11 सितंबर से 16 सितंबर। वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार कितने अग्रणी वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया? तो 12 जो है अग्रणी वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है।
आइए आगे बात करते हैं कि वायु प्रदूषण जैव मापक के बारे में बात करेंगे। इससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको देखेंगे। लाइकेन किस प्रकार का पादप होता है? तो सहजीवी पादप होता है ना लाइकेन में किसका संयुग्मन होता है? तो ये प्रकाश संश्लेषित शैवाल और परपोषी कवक यानी शैवाल और कवक इसमें शामिल होते हैं। लाइकेन में पाया जाने वाला कवक अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो शैवाल द्वारा निर्मित कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है। लाइकेन की शारीरिक संरचना कैसी होगी? थैलस की तरह होती है। लाइकेन में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती? तो जड़, तना और पत्ती नहीं पाई जाती। ये स्टार का प्रश्न है, ठीक है। तो लाइकेन में क्या क्या नहीं पाया जाता? जड़, तना और पत्ती लाइकेन में नहीं पाई जाती, ठीक है। तो लाइकेन क्या होता है? इसमें शैवाल और कवक दोनों शामिल होते हैं। यह एक सहजीवी पादप होता है। अगला पॉइंट है अकार्की के आधार पर लाइकेन्स को कितने रूपों में विभाजित किया गया है? तो एक क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रूटियोज यानी 3 रूपों में विभाजित किया गया। लाइकेन पोषक पदार्थों और भारी जंतुओं को कैसे प्राप्त करता है? तो वर्षा से प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा स्टार का प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। लाइकेन पोषक पदार्थ और भारी जंतुओं को कैसे प्राप्त करता है? तो ये वर्षा से प्राप्त करता है। आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है लाइकेन वायु प्रदूषण में विशेष रूप से किस गैस के संवेदनशील संकेतक माना जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि लाइकेन वायु प्रदूषण में विशेष रूप से किस गैस के संवेदनशील संकेतक माना जाता है? तो यह सल्फर डाइऑक्साइड का माना जाता है। जुगनू किस महाद्वीप पर नहीं पाए जाते? ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस महाद्वीप पे? तो अंटार्कटिका महाद्वीप पे नहीं पाए जाएंगे। ठंड में जुगनू क्या करेंगे? जुगनू अपने अंडे किस प्रकार की भूमि पर देते हैं? तो नम भूमि पर वो अपने अंडे देते हैं। ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। जब अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट पे हम तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है जब वयस्क जुगनू बाहर निकलता है तो कितने महीने तक ही जीवित रह सकता है? तो मात्र 1 महीने उसकी आयु होती है। बात ध्यान में रखना है। परागण खाने वाली जुगनू प्रजातियां आमतौर पर कितने क्षेत्रों में पाई जाती हैं? तो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जुगनू फूलों के रस चूसने हेतु जिसे लंबी सूंड का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको प्रोमोसिस कहते हैं, ठीक है। तो जो जुगनू होते हैं वो अपने उनके जो सूंड होते हैं जिससे वो रस को चूसते हैं उसको प्रोमोसिस कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले जुगनू की प्रजातियां कौन सी हैं? तो उत्तरी अमेरिका में जो जुगनू पाए जाते हैं उसको फोर्टिनस पैरेलिस व फोटुप्सिन पेंसिल्वेनिका कहा जाता है। आगे हम देखते हैं कीटों में होने वाली जगमगाहट किसके द्वारा खोजा जाता है? तो रॉबर्ट बायस ने इसको खोजा था। जो जुगनुओं में जो जगमगाहट होती है, कीटों में होने वाली जगमगाहट का कारण क्या है? फास्फोरस के कारण होता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। स्टार तो किस कारण होता है? फास्फोरस के कारण होता है, ठीक है। फास्फोरस के कारण होता है। अगले पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है जो साइंस के हैं, विज्ञान प्रगति से संबंधित हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जुगनुओं में जगमगाहट का कारण क्या होता है? तो जगमगाहट का कारण होता है ल्यूसीफेरस प्रोटीन। ये आपका स्टार का प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। जुगनुओं की जगमगाहट को क्या कहते हैं? बायोलुमिनेंस कहते हैं इसको। जुगनुओं के प्रकाश को अक्सर क्या कहा जाता है? तो इसे हम ठंडा प्रकाश कहते हैं। ये भी स्टार का प्रश्न है, आपको याद रखना है। प्रकाश को क्या कहते हैं? ठंडा प्रकाश कहते हैं। जुगनुओं के बायोलुमिनेसेंस के पीछे का कारण कौन सी रासायनिक प्रक्रिया कहलाती है? इसको ल्यूसीफेरिन ऑक्सीकरण कहा जाता है। ल्यूसीफेरिन ऑक्सीकरण कहा जाता है। जुगनू अपने बायोल्यूमिनेसेंस का उपयोग किन किन प्रयोजनों के लिए करता है? बिल्कुल वो प्रजनन हेतु अपने साथी को आकर्षित करना, ये प्रश्न पूछा गया है। और संवाद स्थापित करना, शिकारियों से बचना, इन तमाम चीज़ों के लिए वो इस्तेमाल करता है। बिल्कुल ये प्रश्न IAS में पूछा गया है, PCS में भी पूछा गया है। जुगनुओं की आबादी में गिरावट के क्या कारण है? तो प्रकाश प्रदूषण, बिल्कुल प्रकाश प्रदूषण है। पर्यावास हानि है, कीटनाशकों का उपयोग, ये सब इसकी आबादी में गिरावट के कारण है। जुगनू के प्रजनन में कौन सी बाधा है? तो प्रकाश प्रदूषण सबसे बड़ी बाधा है, ठीक है। कौन सा अमेरिकी संगठन जुगनुओं के ऊपर अध्ययन कर रहा है? तो फायर लाइव वॉच जो संगठन है अमेरिका का, ये जुगनुओं पे अध्ययन करता है। आइए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आइसोटोप के बारे में जानते हैं और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को हम देखते हैं, ठीक है। आइए पहला टॉपिक है जापान के टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा कौन से एक ऑक्सीजन आइसोटोप की खोज की गई है? तो ऑक्सीजन 28 की खोज की गई है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ऑक्सीजन का ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि ऑक्सीजन 28 की खोज किसने की है? तो जापान ने की है। ऑक्सीजन का अब तक खोजा गया सबसे भारी आइसोटोप कौन सा है? तो ऑक्सीजन 28
डबल स्टार का प्रश्न है, याद रखना। तो ऑक्सीजन 28 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज किसने की? जापान की। और ये सब अब तक का जो सबसे भारी आइसोटोप है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन 28 का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाएगा? तो नाभिकीय क्षेत्र में किया जाएगा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। परमाणु के केंद्र में कौन से नाभिकीय कण उपस्थित होते हैं? तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये परमाणु के केंद्र में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर चक्कर लगाते हैं। धनावेशित कण कौन से होते हैं? तो प्रोटॉन धनावेशित होते हैं। उदासीन को न्यूट्रॉन कहते हैं और जो माइनस होता है उसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है। ऋणावेशित प्रोटॉनों की संख्या तथा अनावेशित अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो परमाणु संख्या के बराबर होती है। तो इस बात को थोड़ा आप ध्यान में रखना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो बिंदु है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब किसी तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉन संख्या भिन्न होती है तब उस ऐसे तत्व को क्या कहा जाता है? समस्थानिक या आइसोटोप कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि जब तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉन संख्या भिन्न होती है, न्यूट्रॉनों की जो संख्या भिन्न होती है उसको हम आइसोटोप कहते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन के अब तक खोजे गए आइसोटोप कौन कौन से हैं ऑक्सीजन के? जब अभी तक हमने देखा 28 जिसे जापान ने खोजा है। इससे पहले कौन कौन से हैं? जो 0 से 17, 0 से 18 और 0 से 24 अब तक खोजे गए हैं और यह 28 खोजा गया है। ऑक्सीजन 28 की खोज किसके द्वारा की गई? तो रिकेन रेडियो एक्टिव आइसोटोप बीम फैक्ट्री के द्वारा की गई है। अब आइए हम आई फ्लू के बारे में देखते हैं। आई फ्लू अभी हाल ही में चर्चा में था, बीमारियों से संबंधित है। ये आँख की बीमारी से संबंधित होता है, आपने देखा भी था। ठीक है। तो आँख में लालपन आ जाना है, आँख में स्वेलिंग आ जाती है। तो आइए इससे संबंधित पहला पॉइंट देखते हैं। चिकित्सीय शब्दावली में आई फ्लू को क्या कहा जाता है? इसको श्लेष्मा शोथ यानी कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। आई फ्लू को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो पिंक आई, इसमें वही आँख जो है पिंक हो जाती है। आई फ्लू का कारण क्या होता है? तो कंजक्टिवा जो है संक्रमण होता है। ये स्टार है कि आई फ्लू का कारण क्या होता है? तो कंजक्टिवा संक्रमण जो होता है। ठीक है। आई फ्लू का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया या वायरस जैसे संक्रमण एजेंटे में आते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, ये पूछ सकता है कि आई फ्लू का संक्रमण फैलता है बैक्टीरिया, वायरस या ए और बी दोनों इस तरह से। तो बैक्टीरिया और वायरस दोनों रीजन हो सकते हैं। ठीक है। एलर्जी से होने वाला आई फ्लू को क्या कहा जाता है? इसको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। ठीक है। आइए अगले टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? आई फ्लू से संबंधित अगला पॉइंट है, ठीक है कि जो वायरल आई फ्लू के जिम्मेदार वाहक कौन होते हैं? तो एडिनो वायरस, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरल या वेरिसेवा जस्टर वायरस। तो तीनों ये जो है आई फ्लू के वाहक होते हैं। तो ये भी प्रश्न स्टार का है, यहाँ से पूछा जा सकता है। तो तीनों बिंदु आप यह ध्यान में रखना। एडिनो वायरस भी होता है, हर्पिस भी होता है और वेरिसेवा भी होता है। अर्जुन छाल के बारे में देखेंगे। अर्जुन छाल क्या है? एक औषधि पौधा होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा होता है। उससे संबंधित जितने भी पॉइंट हैं हम देखते हैं। अर्जुन छाल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? टर्मिनोलिया अर्जुन होता है। क्या होता है? टर्मिनोलिया अर्जुन होता है। टर्मिनोलिया अर्जुन की छाल में क्या पाया जाता है? तो टेनिन सैपोनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टेनिन सैपोनिन पाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। अर्जुन का पेड़ किस परिवार का होता है? परिवार भी पूछ लेता है। तो ये होता है कॉम्ब्रेटेसी परिवार का होता है। किस परिवार का है? कॉम्ब्रेटेसी परिवार का होता है। अर्जुनोलिक एसिड किसके चिलेटिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है? तो आर्सेनिक के रूप में कार्य करता है। ये भी ध्यान रखना है। किन तत्वों का सजीव संसाधनों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो आर्सेनिक, लेड, निकेल, क्रोमियम, कैडमियम, इन तमाम चीज़ों पे इसका प्रभाव पड़ता है। आइए अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। वायु से जल निर्माण किस तरह होता है? इससे संबंधित सभी बिंदु देखेंगे, पॉइंट देखेंगे जहां से आपके प्रश्न बनते हैं। भारत के पास विश्व के ताजे पानी के संसाधनों का कितना प्रतिशत है? तो 4% है, याद रखना। और पूरी जनसंख्या कितनी है? अगर हम जनसंख्या की बात करें तो 17.7 के आसपास पूरी विश्व की जनसंख्या भारत के पास है और पानी मात्र 4%। अनुमान के अनुसार भारत में पीने योग्य पानी कब तक समाप्त हो जाएगा? तो 2025 तक। तो 2025 तक समझ लेना पीने योग्य पानी समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा मुझे लगता है कि आंकड़ा गलत है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट 2023 के अनुसार पानी की कमी में रहने वाले लगभग कितने प्रतिशत लोग एशिया में रहते हैं? तो 80%, यानी 80% जो पानी की कमी है वो एशियाई लोगों के साथ है। तो यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कभी अगर ऐसा प्रश्न बने कि पीने का जो पानी है यानी शुद्ध पानी जो है वो सबसे ज़्यादा कमी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो पूछ लेगा अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो आपको याद रखना है एशिया। ठीक है।
पानी की कमी में रहने वाले अधिकांश लोग किस क्षेत्र में रहते हैं? तो वो पूर्वी चीन, भारत और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कमी है यहाँ पे। वायुमंडलीय जल उत्पादन किसके द्वारा मान्यता प्राप्त तकनीक है? तो इस संयुक्त राष्ट्र द्वारा कि वायुमंडलीय जल उत्पादन आप कर सकते हो। वायुमंडलीय जल उत्पादन तकनीक कैसे कार्य करती है? तो हवा में मौजूद नमी को पकड़कर उसे जल प्रयोग में बनाती है। ठीक है, तो वायु से जल निर्माण हम देख रहे हैं। तो जो वायुमंडल में जो नमी होती है, लगभग मैं बता दूं आपको, यह नमी जो है 1 से लेकर 4% तक हो सकती है। तो वायुमंडल में जो जल होता है वहाँ से आप जल बना सकते हो, वहाँ से जल को ले सकते हो पीने के लिए। ठीक है, आइए आगे हम बात करते हैं। अगला जो पॉइंट है मेरे प्यारे साथियों, वायु में दुनिया के सभी नदियों के कुल पानी में कितने गुना बराबर पानी होता है? तो ये 6 गुना होता है। वायुमंडलीय जल उत्पादन तकनीक से प्रतिदिन कितने जल का उत्पादन हो सकता है? तो 1 से 20 लीटर हो सकता है। प्रशीतन आधारित संघनन किस प्रक्रिया का अनुसरण करती है? तो ओस बनाने की प्रक्रिया का अनुसरण करती है। ये आपको ध्यान में रखना है, स्टार का प्रश्न है। भारत में किस संस्थान द्वारा 2019 में वायुमंडलीय वाटर जनरेटर का अनावरण किया गया? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। वायुमंडलीय वाटर जनरेटर का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो BEL द्वारा, CSIR और IIT और मैत्री, ये तमाम के द्वारा किया जा रहा है। आइए हम सौरमंडल की तरफ बढ़ते हैं। सौरमंडल का जो पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? तो निकोलस कोपरनिकस, आपको याद है ये यूरोपियन थे। इन्होंने सौरमंडल प्रणाली की खोज की थी। पहली बार इन्होंने बताया था कि सूर्य जो है केंद्र में स्थित है, बाकी ग्रह चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। पार्थिव या आंतरिक ग्रह कौन होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल एक पार्थिव या आंतरिक ग्रह होते हैं, ये यानी ठोस होते हैं। और बाकी जो बृहस्पति है, अरुण, वरुण और जो ये सब हैं, प्लूटो, ये सब गैस से निर्मित हैं। कौन सा बृहस्पति या वायु ग्रह कहलाते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जो है यह वायु ग्रह कहलाते हैं, गैस से निर्मित होते हैं। स्पेशली यहाँ पे हीलियम और हाइड्रोजन गैस विशेष रूप से स्थित है। किसे जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? तो इसे उपग्रह कहते हैं। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 है। 9 था पहले। जो प्लूटो है उसे ग्रहों की कैटेगरी से हटा दिया गया है, उसे जो है बौना ग्रह कहा जाता है। और ये घटना है 2006 की। ठीक है, 2006 में हटाया गया था। ग्रहों की गति का नियम किसके द्वारा दिया गया? तो केपलर महोदय ने दिया था इसे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, फिर मंगल है। ठीक है, तो ये हमें देखना है। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है? पृथ्वी से बढ़ती तो सबसे नज़दीक शुक्र है, फिर मंगल है, फिर बुध है, फिर बृहस्पति है। सौरमंडल में किस ग्रह के पास सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह है? तो अब याद रखना, शनि के पास सबसे ज़्यादा प्राकृतिक उपग्रह है। पहले बृहस्पति को माना जाता था। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण है, सबसे दूर भी है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है? तो बुध करता है, क्योंकि ये बुध सूर्य के सबसे नज़दीक होगा। जो सबसे नज़दीक होगा उसका जो कक्षा है सबसे छोटी है, तो परिक्रमा भी जल्दी करेगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे परिक्रमण काल भी बढ़ता चला जाएगा। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेगा? तो सबसे अधिक कौन लेगा? वरुण लेगा, और यही सबसे ठंडा भी होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा से? बुध हो गया, ठीक है, वरुण हो गया। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। बिल्कुल है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर है। अगर इसे बिलियन में बताएंगे तो, मिलियन में बताएंगे तो 1.5। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? तो 3,84,000 किलोमीटर है। आपको पता है अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा जो है चंद्रमा पे एक अभियान भेजा गया था, चंद्र मिशन भेजा गया था। ठीक है, आइए देखते हैं। चंद्रयान 3 सक्सेसफुली रहा। पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह हमने जो क्रॉनिकल मैगजीन है उसके जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बिंदु थे और वो रिलेटेड किससे थे, उनका संबंध था आपका कुरुक्षेत्र योजना और विज्ञान प्रगति से। सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को, टॉपिकों को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, उसे समझा, जो आपके आगामी एग्जाम UPPCS, RO तथा अन्य एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। मेरे साथियों, जितनी भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक जितनी भी कुरुक्षेत्र योजना और विज्ञान प्रगति की
चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा ढेर नमस्कार, मेरा ढेर सारा प्यार, धन्यवाद।